हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू के अंदर पोल साइंस का अध्याय था हमारा न्याय जस्टिस, जो पार्ट एक था। मैंने आपको बताया था हमारा एक जो पार्ट बह था वो कंप्लीट हो चुका था। इसके अंदर राजनीतिक जो हमारा संविधान था, भारत का संविधान, उसको निर्मित करना, उसकी विशेषताएं, उसके अंदर जो भी मौलिक अधिकार, नीति तत्व वो कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब हम कंसेप्ट कर रहे हैं, अवधारणाएं कर रहे हैं। और अवधारणाओं में जो पहली हमारी अवधारणा है वो न्याय है, जस्टिस है। और न्याय और जस्टिस की जब भी हमने अवधारणा जो हमने पिछली क्लास में शुरू की थी, उसके अंदर हम पढ़ चुके थे कि उसको हमने तीन पार्ट्स में बांटा था: पाश्चात्य, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है। उसका मैंने आपको एक टेबल भी बनवाई थी। पाश्चात्य के अंदर आपको पढ़ना था प्लेटो और अरस्तु। और आपका जो मध्यकाल था उसके अंदर हम पढ़ेंगे थॉमस एक्विनास और संत ऑगस्टाइन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आधुनिक काल था, आधुनिक काल के विचारकों के अंदर हम जो न्याय के परिभाषाएं पढ़ेंगे वो डेविड ह्यूम, कार्ल मार्क्स और जेरमी बेंथम, जे स्मिल। और उसके बाद जो समकालीन विचारक है जॉन रॉल्स, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, हमने प्लेटो के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लेटो ने अपने न्याय की जो चर्चा की थी वो पुस्तक रिपब्लिक में की थी। एक बार मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। प्लेटो ने क्या माना था, इसको आत्मीय गुण माना था न्याय को। उसने कहा था मनुष्य के अंदर, आत्मा के अंदर तीन गुण पाए जाते हैं: एक तो बुद्धि, एक शौर्य और एक तृष्णा, यानी लालसा या इच्छा। लालसा किस चीज की? उसने कहा था इन तीनों तत्व होते हैं, लेकिन तीनों तत्वों में से प्रत्येक व्यक्ति में किसी एक तत्व की प्रधानता होती है। किसी में बुद्धि अधिक होती है, किसी में तृष्णा अधिक होती है, किसी में शौर्य या साहस अधिक होता है। इसी आधार पर वो समाज में तीन वर्ग बना देता है प्लेटो। वो कहते हैं इसमें बुद्धि अधिक हो, उसको शासक वर्ग में डाल दिया जाए, यानी उसको राजा बना दिया जाए, ताकि बढ़िया तरीके से कानून बनाकर प्रशासन अच्छे तरीके से चलाया जा सके। जिसमें शौर्य अधिक हो, उसको सैनिक वर्ग में डाल दिया जाए, ताकि देश की सुरक्षा हो, आंतरिक और बाह्य मामलों में वो देश की सुरक्षा कर सके अपने साहस से, अपने शौर्य से। और जिसमें तृष्णा या लालसा की प्रधानता हो, उसको उत्पादक वर्ग में डाल दिया जाए, ताकि वो अपनी इच्छा लालसा से क्या करे, देश के लिए अधिक उत्पादन करे। ठीक है। उसके बाद हमने शुरू की थी ये बात, प्लेटो की तो परिभाषा हमने लास्ट में बात लिखी थी कि प्रत्येक व्यक्ति अपने निर्दिष्ट कार्य को ईमानदारी से करेगा, यानी जो कार्य प्रत्येक व्यक्ति को योग्यता के अनुसार सौंपा गया है वो कार्य ईमानदारी से करेगा, और न एक दूसरे कार्यों में दखल अंदाजी करेगा। बस वही न्याय है, ये कहता है प्लेटो। ठीक है। इसी कारण प्लेटो की हम पढ़ेंगे आगे भारतीय जो संबंधित, न्याय से संबंधित जो विचारक थे उसकी बात करेंगे। जो भारतीय भी थे कुछ, ये तो पाश्चात्य थे, कुछ भारतीय भी थे जिन्होंने न्याय के बारे में बताया था। तो वो जो भारतीयों की बात है वो ज़्यादा प्लेटो के साथ मिलती है। तो भारतीय जो विचारक थे ना, जैसे मनु, शुक्र, कौटिल्य, बृहस्पति, इनके बारे में चर्चा करेंगे, तो वो ज़्यादा प्लेटो के साथ मिलती जुलती है। तो आप थोड़ा प्लेटो वाली परिभाषा उसके साथ जोड़ सकते हो आप, तो दोनों की बात आपकी याद रह जाएगी। उसके बाद हमने पढ़ना था अरस्तु। देखो, अरस्तु मैंने आपको बताया था ये न्याय के दो प्रकार बताता है, दो प्रकार। और इसकी अरस्तु की बुक हमने पढ़ी थी, पॉलिटिक्स। पहला प्रकार हम कर चुके थे, जिसे हम बोलते थे वितरणात्मक न्याय। यानी इसके अंदर अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु ये कहता है कि जो वितरण होता है, वितरण यानी जो बंटवारा, यानी समाज में जो पद है, जो लाभ है, उसका जो बंटवारा हो वो किसकी तरह हो, वो कहता है योग्यता और क्षमता के अनुसार होना चाहिए। योग्यता व क्षमता के अनुसार बंटवारा होना चाहिए, यानी वितरण होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे जिसमें ज्यादा योग्यता होगी उसको ज्यादा प्राप्त हो जाएगा, जिसमें कम होगी उसको कम प्राप्त होगा। समझ रहे हो बात? यानी ये तो कि वितरणात्मक, अगर योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार अगर वितरण हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में समाज में न्याय स्थापित है, क्योंकि आप में ज्यादा योग्यता आपको ज्यादा प्राप्त हो रहा है, आपके साथ न्याय हो रहा है। अगर मेरे में कम योग्यता है तो मैं उसमें संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे में योग्यता कम है, क्षमता कम है, तो मेरे साथ भी न्याय हो रहा है। अब दोनों के साथ न्याय हो रहा है। अगर ऐसा हो जिसमें योग्यता ना हो उसको तो ज्यादा दे दिया जाए, जिसमें योग्यता हो उसको कम दिया जाए, ये तो समाज अन्यायशील हो गया फिर, है ना? तो रस्तु ने एक यही कहा था कि जो वितरण होता है वो किसके अनुसार होना चाहिए? योग्यता व क्षमता के अनुसार होना। लेकिन वो प्रकार बताता है उसका। रस्तु ने दो प्रकार माना था। दूसरा प्रकार है उसका सुधारात्मक न्याय। देखो, इसको हम चर्चा करें तो देखो, पहला था वितरणात्मक न्याय,
वितरणात्मक न्याय। मैं इसको यहीं पर परिभाषित कर देता हूँ। ये कहता है योग्यता के अनुसार, योग्यता के अनुसार। अब आपको ज़्यादा योग्यता आप में, तो आपको अधिक प्राप्त हो गया, अधिक लाभ प्राप्त हो गया, या जो भी प्राप्त हो गया। अब आपको प्राप्त तो अधिक हो गया, लेकिन उसकी रक्षा कौन करेगा? इससे थोड़ी हम मान लेते हैं आपको ज़्यादा प्राप्त हो गया तो आपसे कोई छीन भी सकता है ना, या कोई धोखे से आपसे छीन सकता है, या कोई आपसे कोई ज़्यादा शक्तिशाली है, बलशाली है, वो आपसे छीन सकता है, या कोई अपराधी प्रवृत्ति का लोग जनता है, वो आपको मतलब चोरी है, डकैती है, कुछ भी हो सकती है। ये आपको वितरण तो हो गया, आपको मिल तो गया, लेकिन इसकी सुरक्षा कौन करेगा? तो अरस्तु क्या कहता है? उसे ही बोला उसने, सुधारात्मक यानी सुधार करना, यानी जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको वो क्या करेगा? राज्य कानून बनाकर, क्या करेगा? राज्य कानून बनाकर उनका सुधार करेगा, उनको दंड देगा। बात समझी ना? ये समाज में शांति स्थापित करेगा। ये राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य, यानी राज्य कानून बनाएगा, राज्य कानून बनाएगा और उन अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को रोकेगा, उनको दंड की व्यवस्था करेगा। यदि कोई समाज में अशांति फैला रहा है, या कोई मान लो हमें कोई किसी तरह की क्षति पहुंचा रहा है, कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो राज्य क्या करेगा? दंड बनाकर उसको, राज्य कानून बनाकर उसको दंड देगा। ठीक है, हमारी उससे क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। उसे बोलते हैं हम सुधारात्मक न्याय। समझिए ना? या आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हो, जो हमें मिला है, योग्यता क्षमता के अनुसार जो हमें प्राप्त हुआ है, उसकी सुरक्षा राज्य कानून बनाकर करेगा। हमारी संपत्ति की सुरक्षा, हमारे जीवन की सुरक्षा, हमारी स्वतंत्रता की सुरक्षा, यानी जो हमारे अधिकार है उनकी सुरक्षा राज्य कानून बनाकर करेगा। किस न्याय के तहत? सुधारात्मक न्याय के तहत। यानी अरस्तु ने दो ही प्रकार के न्याय बताए थे। एक तो वितरणात्मक न्याय, जो योग्यता क्षमता के अनुसार वितरण करना है हमें, यही तो प्लेटो ने कहा था, क्योंकि प्लेटो का शिष्य था तो वैसी बात करेगा ज़्यादातर। ये प्लेटो ने यही तो बात कहा था, जैसे जिसमें क्षमता होती है, योग्यता होती है, जैसा आत्मा का गुण होता है, वैसे ही उसको काम सौंपना चाहिए। यही बात इन्होंने कही है कि जैसी योग्यता है, जैसी क्षमता है, वैसे उसको प्राप्त हो जाना चाहिए। सुधारात्मक न्याय, राज्य क्या करेगा? सुधार करेगा समाज का। उन अपराधी प्रवृत्ति जो लोग हैं, जो समाज में अशांति फैला रहे हैं, उनके लिए वो कानून बनाएगा, उनको दंड देगा। ठीक है, तो ये है उसका सुधारात्मक न्याय। तो ये अरस्तु का न्याय आपका कंप्लीट हो चुका है। अरस्तु का इतना ही है न्याय है। यानी आपको दो प्रकार का न्याय याद रखना है। एक तो वितरणात्मक, अगर आपसे पूछे अरस्तु ने कितने न्याय के कितने प्रकार बताए, तो आप दो प्रकार बताओगे, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा जो फर्स्ट जो आपका भाग था, 5 साप्त्य विचारक 2 थे आपके सिलेबस के अंदर, प्लेटो और अरस्तु हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं मध्यकालीन विचारक। तो जो मध्यकालीन विचारक थे, उन्होंने न्याय के बारे में क्या बताया था? तो मध्यकालीन विचारक के अंदर आप तो पढ़ोगे, एक तो संत ऑगस्टाइन, एक पढ़ोगे आप थॉमस एक्विनास। थॉमस एक्विनास, यानी आपको दो पढ़ना है, एक तो ऑगस्टाइन और संत एक्विनास। ये मध्यकालीन विचारक थे। कौन से थे? ऑगस्टाइन, सॉरी ओक नहीं, ऑगस्टाइन और एक एक्विनास, ये मध्यकालीन विचारक थे। यानी न्याय के बारे में बताने वाले जो आपके दो ही विचारक है, जो मध्यकाल के अंदर अपने न्याय के कंसेप्ट को क्लियर किया था, यानी अपनी परिभाषाओं में न्याय को बताया था। देखो, हमने बात की थी सबसे पहले संत ऑगस्टाइन की। इन्होंने एक बुक लिखी थी, ये हम पढ़ चुके हैं, द सिटी ऑफ गॉड। ये बुक इन्होंने लिखी थी। यानी जो ऑगस्टाइन थे, वो ईश्वरीय राज्य की बात करते थे। किसकी बात करते थे? ईश्वरीय राज्य की बात करते थे। यानी ईश्वरीय राज्य के कर्तव्यों की पालना करना ही न्याय है। कर्तव्यों की पालना करना ही न्याय है। यानी देखो, इनकी बुक का नाम ही देखो, द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर की बात हो रही है। यानी ईश्वरीय जो राज्य है उसकी बात करते थे ऑगस्टाइन। और जो ईश्वरीय राज्य के जो कर्तव्य है, जो हमें सौंपे गए हैं कर्तव्य, उनकी पालना करना ही क्या है?
न्याय है। देखो ऑक्सटेन ने एक बात कही थी, इसने कहा था भी जिस राज्य में न्याय नहीं होता, की परिभाषा सुनो आप। देखो इसकी ये जो परिभाषा है ना, ये एग्जाम में पूछी जाती है और बिल्कुल सिंपल है। देखो ऑक्सटाइन ने ये कहा था कि जिस राज्य में न्याय नहीं होता, इसका मतलब जिसमें न्याय स्थापित नहीं होता, वहां पर सारे चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त होती है, यानी सारे चोर उचक्के ही रहते हैं, क्योंकि न्याय तो है नहीं। इसका मतलब जो शक्तिशाली होगा बस वो अपना अधिकार स्थापित कर लेगा। यानी अधिकार तो है, लेकिन अगर अधिकारों को कोई छीनता है, कोई नुकसान पहुंचाता है, तो हमें न्याय नहीं मिलता। इसका मतलब तो फिर अधिकार तो सीमित रूप में उन लोगों का ही रहेगा जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो बलशाली है, शक्तिशाली है, चाहे वो शरीर रूप से चाहे वो पैसे के रूप से। तो इसीलिए इसने कहा था कि वो राज्य चोर और चक्कों की खरीद फरोख्त हो जाता है, यानी उसके अंदर ईमानदार व्यक्ति कोई नहीं रहता, इस राज्य में न्याय स्थापित नहीं होता है। ये देखना, ये ऑक्सटाइन की परिभाषा है। देखो संत ऑक्सटाइन थे ना, वो परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते थे। परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य, इन तीनों को लेकर ही वो क्या करते थे, अपने न्याय की विवेचना करते थे। और एक परिभाषा समझिए आप कि जिस राज्य में न्याय नहीं होता वो चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त बन जाता है, यानी वहां पर कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं रहता, सारे चोर उचक्के ही रहते हैं। ठीक है, आगे उन्होंने कहा व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के कर्तव्यों की पालना करना ही क्या है, न्याय है। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के कर्तव्यों की पालना करना ही क्या है, न्याय है। बस ऑक्सटाइन का ये न्याय है। बस ऑक्सटाइन को आपको क्या याद रखना है, एक तो उसकी बुक का नाम याद रखना है, एक आपको ये पता रखना है भी ये मध्यकालीन विचारक था जिन्होंने न्याय के कंसेप्ट को क्लियर किया था, अपने न्याय के कंसेप्ट को बताया था। ये अपने न्याय के जो अवधारणा को बताता है वो ईश्वरीय राज्य को लेकर चलता है, और ईश्वरीय राज्य के कर्तव्यों की पालना को क्या बताता है, न्याय बताता है। और वो ये कहता है जिस राज्य में न्याय स्थापित नहीं होता वो राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त बन जाती है, यानी सिर्फ चोर उचक्के लोग ही वहाँ पर, यानी बेईमान लोग ही ज़्यादा निवास करते हैं, ईमानदार लोग वहाँ पर निवास नहीं करते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एक विनाश की। मध्यकालीन विचारक में जो आपका दूसरा विचारक था वो था एक विनाश, थॉमस एक्विनास। देखो थॉमस एक्विनास थे, उन्होंने जो न्याय के अंदर मुख्य माना था वो समानता को माना था, यानी समानता को न्याय का मौलिक तत्व माना था, ये कह सकते हो आप। ये प्रश्न आया हुआ है एग्जाम के अंदर। ठीक है? थॉमस एक्विनास ने समानता को न्याय का मुख्य तत्व माना है। सिर्फ आपके सिलेबस में ये एक ही लाइन मिलती है, आपको इतने ध्यान रखना है। जैसे ऑक्सटाइन ने जो मुख्य माना वो ईश्वरीय राज्य कर्तव्यों के बात की थी, इन्होंने समानता की बात कही है। किसकी बात कही है, समानता की, यानी अपने न्याय के सिद्धांत के अंदर इसने समानता को मुख्य मुख्य एलिमेंट्स माना है न्याय का, जस्टिस का। तो न्याय में जो मुख्य बात होती है वो समानता होनी चाहिए, समानता होगी तभी न्याय होगा। अब इसके अंदर आपके सिलेबस में सिर्फ इसकी परिभाषा मिलती है, वो परिभाषा ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल। न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासन जीवन व्यतीत करने, मैं लिख देता हूं, न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने। एक बार हम इस परिभाषा को यहाँ तक समझ लेते हैं। देखो हमारा जीवन व्यवस्थित और अनुशासित कहाँ होगा, आपका जीवन व्यवस्थित अनुशासित तब होगा जब कोई कानून होगा। सिंपल सी बात है ना, ये हमारे पर कोई कानून काम करेगा तभी तो हम अनुशासित रहेंगे। हम व्यवस्थित, अगर हमारे पर कोई कानून ही नहीं होगा, हमें कोई रोकने वाला ही नहीं होगा, तो क्या हम अनुशासित रह जाएंगे क्या। घर पर भी हम व्यवस्थित अनुशासित तरीके से रहते हैं, क्योंकि घर में बड़े बुजुर्गों का कानून चलता है, उनकी बात चलती है। अगर वो नहीं मानते तो हमारे पढ़ते भी है, हमें डांटते भी हैं, कई बार छित्तरपेड़ी भी हो जाती है। तो कुछ ना कुछ हम पर दबाव होता है, तभी जाकर हम अपना जीवन व्यवस्थित कर सकते हैं। और वो किस में होता है, सिर्फ राज्य में होता है। पहले राज्य नहीं था तो लोग जंगलों में ऐसे ही घूमते फिरते थे, तो शक्तिशाली था वो दूसरे से छीन लेता था, कोई रोकने वाला नहीं था। राज्य के द्वारा कोई कानून नहीं बनाया गया था क्योंकि राज्य ही नहीं था। ठीक है, तो एक व्यवस्थित और अनुशासित, इसका मतलब ये राज्य की बात कर रहा है, राज्य के कानून की बात कर रहा है। ठीक है, तो व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने व उन कर्तव्यों की पालना करने, वह उन कर्तव्यों की
पालना करने जिसे व्यवस्था मांग करती है, या जिसकी व्यवस्था मांग करती है। लाइन अब सही बन गई, ठीक है। जिनकी व्यवस्था मांग करती है। व्यवस्था क्या होती है? देखो ये सारी व्यवस्था ही तो है। सरकार हमारे लिए कानून बनाती है, हमारे लिए व्यवस्था करती है बस। अरे व्यवस्था होगी तभी सिस्टम से काम चलेगा, तभी तो व्यवस्थित होंगे हम। व्यवस्था होगी तभी तो व्यवस्थित होंगे, अनुशासित होंगे। तो बस ये इसकी परिभाषा है। ये कहता है न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने व उन कर्तव्यों की पालना करने। कौन से कर्तव्यों की? जिनकी मांग व्यवस्था करती है। जिनकी मांग व्यवस्था, यानी व्यवस्था किसकी बात हो रही है? कानून की, राज्य की बात हो रही है। कोई हमारे लिए व्यवस्था करता है, हमारा जीवन व्यवस्थित और अनुशासित है। बस ये कहता है एक्विनास। एक्विनास की सिर्फ आपके सिलेबस में इतनी परिभाषा है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, एक्विनास ने अपने न्याय में जो मुख्य तत्व माना है वो किसको माना है? समानता को माना है, ठीक है। और एक्विनास की परिभाषा एक बार और बता देता हूँ, न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने व उन कर्तव्यों की पालना करने। देखो ऑक्सटाइन ने तो कहा था ईश्वरीय राज्य कर्तव्यों की पालना करने में। इसने क्या कहा है? इसने कहा व्यवस्था जो मांग करती है उन नियमों की पालना करने में न्याय है। देखो है तो दोनों बात तो न्याय की कर रहे हैं ना। एक तो ईश्वरीय राज्य को लेकर चल रहा है, एक राज्य के कानून को लेकर चल रहा है तो न्याय ही। वो तो कहता है ईश्वरीय राज्य जो कर्तव्य है उसकी पालना करना न्याय। ये कहता है जो व्यवस्था मांग करती है उन कर्तव्यों की पालना करना न्याय। और उन कर्तव्यों की पालना क्यों करते हैं हम? क्यों? क्योंकि हमारा जीवन व्यवस्थित और अनुशासित रहे, इसलिए उन कर्तव्यों की पालना करना ही क्या है? न्याय है। हम आज कानूनों की पालना क्यों करते हैं आप बताओ? इसलिए करते हैं ताकि हम उससे सुरक्षित है, हमारा जीवन व्यवस्थित है, अनुशासित है, कोई भेदभाव नहीं है। सभी के देखो राज्य को कानून बनाता है, वो भेदभाव करता है क्या? मान लो कोई केंद्र में कानून बनाता है तो पूरे देश के लिए लागू होता है। इसका मतलब ये समानता की बात करता है, सब पर समान रूप से लागू होता है। ध्यान रखना, हमारे यहाँ विमुद्रीकरण हुआ था, नोटबंदी हुई थी, तो ऐसा थोड़ी है किसी एक वर्ग के लिए पैसा खत्म किया गया था, वो तो पूरे देश के लिए ही था। सिंपल सी बात है ना। इसका मतलब ये पूरे समानता की बात करता है, यानी समानता को मुख्य मानता है। समझे ना बात? तो इसलिए किसकी बात करता है? व्यवस्था जैसी मांग करती है उन कर्तव्यों की पालना करना न्याय है। उन कर्तव्यों की पालना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि हमारा जीवन एक व्यवस्थित और अनुशासित जीने के लिए, व्यतीत करने के लिए, व्यतीत जानते हैं ना, अपने जीवन को बिताने के लिए, ठीक है। इसीलिए हमें उन व्यवस्था जो मांग करती है उन कर्तव्यों की हमें क्या करनी चाहिए? पालना करनी चाहिए। अगर हम कर्तव्यों की पालना नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा, अनुशासित हो जाएगा, हम अनुशासन में नहीं रहेंगे। चलो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, आधुनिक विचारक। मध्यकालीन विचारक में सिर्फ आपको दो ही विचारक पढ़ने हैं। अब बात आती है आपके न्याय से संबंधित आधुनिक विचारक। आधुनिक विचारक में आप पहला विचारक पढ़ोगे डेविड ह्यूम। देखिए डेविड ह्यूम ने क्या कहा था, ये बिल्कुल बात तो सारे यही कहेंगे भी कर्तव्यों की पालना करना है। कोई कहता है ईश्वरीय राज्य कर्तव्य की पालना करो, कोई कहता है राज्य जो कानून बनाता है उसकी पालना करो। डेविड ह्यूम क्या कहता है? डेविड ह्यूम कहता है नियमों की पालना करना ही न्याय है। क्यों है? क्योंकि ये नियम होते हैं ना, ये सर्वहित के आधार होते हैं। क्या होते हैं? सर्वहित के आधार होते हैं। सर्वहित क्या होता है? हित यानी सभी की उपयोगी, सर्व यानी सभी, सभी, ये सभी के लिए उपयोगी होते हैं, सभी के लिए उपयोगी होते हैं। सर्वहित यानी सभी के लिए उपयोगी होते हैं, उपयोगिता होती है सभी के लिए। उन्हीं नियमों की पालना करना क्या है? न्याय है। तो सिंपल ये बात, ये डेविड ह्यूम की परिभाषा है। क्या करना? नियमों की पालना करना ही क्या है? न्याय है। और ये नियमों की वो विशेषता क्या बताता है? वो कहता है भी कौन से नियमों की? वो कहता है ये नियमों की विशेषता ये होती है भी ये सर्वहित का आधार होता है। कोई भी नियम बनता है ना, वो एक व्यक्ति के लिए नहीं बनता, सभी के लिए बनता है। कोई कानून बनता है वो सभी के लिए बनता है, यानी सर्वहित का, यानी सार्वजनिक उपयोगिता की बात हो रही है यहाँ पर। सर्व यानी सार्वजनिक, यानी सभी की उपयोगिता, यानी सभी के लिए वो क्या करता है? उपयोगी है। उन नियमों की पालना करना ही क्या है? न्याय है, ठीक है। ये कहते हैं डेविड ह्यूम। बस आपको परिभाषा याद करनी है, कुछ नहीं करना। उसके बाद आपका नेक्स्ट इसके अंदर आता है
डेविड, आगे आपको पढ़ोगे जेरेमी बेंथम। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, भी बहुत सिंपल है। और जे एस मिल, पहली बात तो आप यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, दोनों उपयोगितावादी थे। क्या थे? उपयोगितावादी थे। पहली बात तो प्रश्न आपको यही रट्टा मार लेना है, पक्का याद कर लेना है। चाहे वो जेरेमी बेंथम था, चाहे वो जे एस मिल था, दोनों उपयोगितावादी थे। ठीक है, ये गुरु था, ये चेला था, तो मतलब दोनों उपयोगितावादी थे। अब बात आती है, अब इनके न्याय संबंधित क्या धारणा है वो बात करते हैं। जेरेमी बेंथम ये कहते हैं उपयोगितावादी यानी वही नियम पालना करनी है जो उपयोगी हो। इसका मतलब इसने उपयोगितावाद पर बल दिया है। किस पर बल दिया है? उपयोगितावाद पर। उपयोगितावाद का एक सूत्र दिया इसने, कौन सा? अधिकतम लोगों का, ये याद रखना है भी आपको, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख या अधिकतम हित एक ही बात होता है। ये सूत्र है, ध्यान रखना उपयोगितावाद का। अगर आपको जेरेमी बेंथम का नाम ही ना लिखे, एग्जाम में आपसे सीधा पूछ ले उपयोगितावाद का सूत्र बताओ जी, क्या फॉर्मूला है, तो वो है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। बस यहीं पर इसका न्याय क्लियर हो जाता है। जेरेमी बेंथम इसी सूत्र को अपने सिद्धांत में अपनाता है। वो क्या कहता है भी, जो नियम बनते हैं या मान लेते हैं जो कानून बनते हैं, अगर उससे अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो रहा है, फिर तो वो कानून न्यायशील है। वह नियम, वो सिद्धांत न्यायशील है। यदि अधिकतम लोगों को अधिकतम दुख प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब वो सिद्धांत या कानून अन्यायशील है। बस इसका मतलब ये अपने न्याय की परिभाषा देने में उपयोगितावाद की बात करता है। ध्यान रखना, जेरेमी बेंथम उपयोगितावाद का जन्मदाता भी माना जाता है। राजनीति में क्या माना जाता है? जन्मदाता भी माना जाता है। और उपयोगितावाद का सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसका मतलब वो उपयोगिता को न्याय का मुख्य तत्व मानता है। ठीक है, जैसे हमने बात की थी ना, एक्विनाश ने जो न्याय का मुख्य तत्व माना था वो समानता को माना था। इसी प्रकार जेरेमी बेंथम न्याय का जो मुख्य तत्व मानता है वो किसको मानता है? उपयोगिता को मानता है। इसका मतलब उपयोगिता सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यानी वो अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात करता है। और इसी प्रकार जेम्स मिल, जो जॉन स्टुअर्ट मिल था, इसका नाम पूरा क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल। ये इनके शिष्य थे। इसी कारण इसने भी क्या अपने न्याय में उपयोगिता को मुख्य तत्व माना है। उपयोगिता को क्या माना है? मुख्य तत्व माना है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और साथ में ये बता देता हूं, बेंथम ने प्राकृतिक कानूनों की आलोचना की है। प्राकृतिक कानूनों की आलोचना की है। ठीक है, प्राकृतिक कानूनों की आलोचना की और उपयोगितावाद का समर्थन किया, यानी उपयोगितावाद को अपने न्याय में मुख्य तत्व माना है। इसलिए जेरेमी बेंथम एक ही बात कहते हैं कि जिस नियम सिद्धांत से अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख मिल रहा है, इसका मतलब वो न्यायशील है। अगर अधिकतम लोगों को अधिकतम दुख प्राप्त हो रहा है तो वो अन्यायशील है। ठीक है, इसका मतलब इसी के आधार पर वो क्या करता है? न्याय की बात है। बस आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि जेरेमी बेंथम ने उपयोगितावाद को क्या माना है? न्याय का मुख्य तत्व माना है। उपयोगितावाद का सूत्र आपके सामने ही है। आपसे यही बात पूछी जाएगी। आधुनिक विचारक थे जेरेमी बेंथम, उपयोगितावाद के जनक थे। ये उपयोगितावाद के क्या थे? जनक थे। ठीक है, उपयोगितावाद का सूत्र अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। ठीक है, इसका मतलब जेरेमी बेंथम न्याय का जो मुख्य तत्व मानता है किसको मानता है? उपयोगितावाद को। अब आगे तो नेक्स्ट आपका आता है समकालीन विचारक, यानी ये आते तो आधुनिक में ही है, लेकिन इसको हम समकालीन यानी आधुनिक से भी आगे विचारक की बात हो रही है। ये समकालीन होती है तो वर्तमान की बात होती है। तो एक समकालीन विचारक थे जो मुख्य है, तो न्याय के बारे में अपना कंसेप्ट क्लियर किया था, वो थे जॉन रॉल्स। कौन थे? जॉन रॉल्स। और इनके लिए हमने एक बुक की भी बात की थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ, जब मैं टेबल की थी तब की थी ना पूरी। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या थी? इनकी बुक थी। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो, जॉन रॉल्स थे ना, वो उपयोगितावाद की आलोचना की थी इन्होंने, उपयोगितावाद की आलोचना।
जर्मी बेंथम वाला प्रयोक्तावाद था ना, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, उसकी आलोचना की थी। अब क्यों की थी मैं साथ में वो भी आपको बता देता हूँ। उन्होंने ये कहा था क्योंकि प्रयोक्तावाद का एक सूत्र है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम हित लिख देते हैं, एक ही बात है, अधिकतम हित। अब वो कहता है अधिकतम लोग हैं, सभी तो नहीं है ना। अधिकतम, अधिकतम इसका मतलब ये किसकी बात करता है, ये कहता है प्रयोक्तावादी है जो जर्मी में थे वो बहुसंख्यक की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बहुसंख्यक। इसका मतलब ये बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर तानाशाही हो जाती है, अल्पसंख्यक पर तानाशाही स्थापित हो जाती है, तानाशाही स्थापित हो जाती है। कैसी होती है, अभी हम थोड़ा बहुत उदाहरण लेके पूरा कर लेते हैं। इसलिए प्रयोक्तावाद की आलोचना करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये सभी लोगों की बात नहीं करता, अधिकतम लोगों की बात करता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कोई कानून बना, कोई नियम सिद्धांत बना, उससे 70% लोगों को तो लाभ हो रहा है और 30% लोगों को मान लेते हैं हानि हो रही है या नुकसान हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, इसके आधार पर तो कानून सही है, बेंथम के आधार पर। क्यों, क्योंकि अधिकतम लोग हैं, यानी अधिकतम है, ज्यादा लोग हैं और ज्यादा इनका हित हो रहा है। इसका मतलब इन 30% लोगों का तो हित नहीं हो रहा ना, यानी बेंथम है वो 100% लोगों की बात नहीं करता बल्कि अधिकतम लोगों की बात करता है। इसका मतलब इस बहुसंख्यक है जो 70% बहुसंख्या में ज्यादा है, ये कम है तो अल्पसंख्यक। इसका मतलब बहुसंख्यक की अल्पसंख्यक पर क्या हो जाती है, तानाशाही स्थापित हो जाती है इससे। इसी कारण जो जॉन रॉल्स थे वो प्रयोक्तावाद या जर्मी बेंथम के जो न्याय की धारणा थी उसकी आलोचना करते थे, उनके विरुद्ध थे। समझेंगे ना, सिंपल सी बात है। क्योंकि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है अधिकतम लोगों का, सभी लोगों की बात नहीं है ना, 50% से ज्यादा है तो अधिकतम लोग हैं। इसका मतलब बाकी लोग बचे उनका तो नुकसान हो रहा है। लेकिन जॉन रॉल्स ऐसी बात नहीं करता, जॉन रॉल्स सभी की बात करता है, समानता की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। इसी कारण ये प्रयोक्तावाद यानी जर्मी बेंथम के न्याय को क्या करता है, उसकी आलोचना करता है और ये कहता है भी इससे बहुसंख्यक का अल्पसंख्यक पर क्या हो जाती है, तानाशाही स्थापित हो जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, सिंपल है ना। बस आपको तो इनका आधुनिक समकालीन विचारक नाम याद रखना है और इसकी बुक का नाम याद रखना है। बुक पक्की आती है अभी और बिल्कुल सिंपल है। आपके न्याय के अंदर 3-4 की बुक आई है। एक प्लेटो की थी रिपब्लिक, अरस्तु की तो है नहीं, मैंने तो वैसे ही बता रहा हूँ आपको पॉलिटिक्स। आपके जो सिलेबस में आई है ना, एक तो प्लेटो की बुक आई है जो रिपब्लिक है, एक आपके संत ऑगस्टाइन की है द सिटी ऑफ गॉड, और एक आपके एक ये बुक आई है बस जॉन रॉल्स की, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। बस 3 जो बुक है और बिल्कुल सिंपल है बहुत बार। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको बुक का नाम भी बता रहा हूँ और अपनी क्लास में 5-6 बार ये बात रिपीट हो जाती है तो याद हो जाता है, तो सिंपल ही है। तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में ये बात कहता है। अब जॉन रोल्स क्या कहता है, जॉन रोल्स एक बात कहता है, कुछ सिद्धांत बताता है अपने न्याय से संबंधित, तो उसकी चर्चा करें। जॉन रोल्स कहता है संवैधानिक लोकतंत्र में, जॉन रोल्स के अनुसार यानी संवैधानिक लोकतंत्र की बात करता है। संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के 2 प्रकार हो सकते हैं। संवैधानिक लोकतंत्र में जो मौलिक नैतिक सिद्धांतों की प्रतिस्थापना करते हैं, दो मौलिक, या आप कह सकते हो न्याय के 2 मौलिक नैतिक सिद्धांत बताता है। ये नैतिक सिद्धांत आता है भी, इसके अंदर ये तत्व होने चाहिए, मुख्य तत्व। जैसे बात की थी ना, ऑक्सटर्न ने ईश्वरीय राज्य संबंधित की बात की थी, ठीक है। डेविड ह्यूम ने वो नियम जो सर्वहित का आधार है उसकी बात की थी। उसके बाद जो एक्विनास थे उन्होंने समानता के मुख्य तत्व की बात की थी। जर्मी बेंथम ने प्रयोक्तावाद के मुख्य तत्व की बात की थी। इसी प्रकार ये भी 2 नैतिक मौलिक नैतिक सिद्धांत बताता है। पहला वो क्या कहता है, पहला सिद्धांत आता है स्वतंत्रता की रक्षक है या इसकी सुरक्षा करती है।
स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है, उसकी रक्षक है। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, ये लिख सकते हो आप। प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, समान रूप से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। समान रूप से क्या मिलनी चाहिए, उसको स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। इसका मतलब वो कहता है कोई स्वतंत्रता में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा होती है, कोई रुकावट पैदा होती है, तो उसका हल भी स्वतंत्रता में ही निहित है। डोनाल्ड कहता है अगर मान लेते हैं कोई स्वतंत्रता के अंदर कोई रुकावट है या कोई समस्या है, कोई ऐसी कोई दिक्कत पैदा हो जाती है, तो उसकी जो समस्या का हल है वो खुद स्वतंत्रता ही है। यानी स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता की क्या करती है, सुरक्षा करती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना। उसके बाद अगर इसकी द्वितीय की हम बात करें आगे, नेक्स्ट इसके सिद्धांत की, दूसरे सिद्धांत नैतिक मूल्य की, नैतिक सिद्धांत की बात करें, व्यक्ति व राज्य को ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए, स्थापित करनी चाहिए जिससे, मैं बिल्कुल आपको सामान्य भाषा में लिखा रहा हूँ, व्यक्ति या राज्य को ऐसी व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए जिससे सभी का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, यानी भेदभाव न हो, सभी का, आप ये उतार सकते हो साथ साथ में, ठीक है। ऐसी सामाजिक आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती है सभी के लिए कल्याणकारी हो, यानी सभी का कल्याण हो। देखो हमने प्रयोगितावाद में क्या पढ़ा था, प्रयोगितावाद में ये पढ़ा था, अधिकतम लोगों की बात कही थी, अधिकतम, इसका मतलब सभी की तो बात नहीं कही थी ना प्रयोक्तावादियों ने, तभी तो जॉन रॉल्स ने इसकी आलोचना की और अपने सिद्धांत में ये कहा था चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई संस्था हो, चाहे राज्य हो, वो ऐसी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था करेगा, या सामाजिक या आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा, ऐसी परिस्थितियां पैदा करेगा जिससे सभी का कल्याण हो, व्यक्ति हो, संस्था हो या राज्य हो, वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर देगा जिससे सभी का कल्याण हो, यानी सभी का विकास हो। और वो देखो जॉन रॉल्स क्या कहता है, जॉन रॉल्स कहता है किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, समानता होनी चाहिए, सभी हर प्रकार की जो प्राप्त हो, स्वतंत्रता मिले, वो समानता पूर्वक प्राप्त होना चाहिए। लेकिन जॉन रॉल्स साथ में एक बात भी कहते हैं, वो ये कहते हैं भी हम भेदभाव भी कर सकते हैं, लेकिन भेदभाव कब उचित होगा या कब किया जाना चाहिए, जब हीनतम को अधिक लाभ प्राप्त हो, अधिक लाभ प्राप्त, तब भेदभाव किया जा सकता है। इनकम जानते हो जो निश्चित स्थिति के होते हैं, आर्थिक रूप से निम्न स्तर के होते हैं, गरीब होते हैं, यानी अगर उनका अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है, उनका विकास हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भेदभाव किया जा सकता है ताकि उनका विकास हो, वो क्या कर सके, अपना विकास कर सके, समझे ना। ये दो सिद्धांत दिए थे इसने, जॉन रॉल्स ने अपने न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांत माने थे इन्होंने। एक तो उन्होंने कहा था स्वतंत्रता ही स्वतंत्रता क्या करती है, रक्षा करती है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से स्वतंत्रता प्राप्त होनी, क्योंकि ये संवैधानिक लोकतंत्र की बात करता है। लोकतंत्र जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है वहाँ पर स्वतंत्रता होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। स्वतंत्रता और समानता जो अधिकार मिलते हैं ना, वो डेमोक्रेसी कंट्रीज होती है, लोकतांत्रिक देश होते हैं, उन्हीं में प्राप्त होते हैं। पहली स्थिति वो होगी। दूसरी वो कहता है व्यक्ति हो या समाज हो या कोई राज्य कोई भी हो, उसको ऐसी सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां पैदा कर देनी चाहिए, ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए जिससे सभी का कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और वो कहता है समान रूप से सबको प्राप्त होना चाहिए, लेकिन भेदभाव किया जा सकता है यदि हीनतम को अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। हीनतम स्थिति वाले यानी बिल्कुल जो गरीब स्थिति वाले हैं, उनको अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है, उनको ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भेदभाव किया जा सकता है, ठीक है। और इसके बाद आपको जॉन रॉल्स का एक बात बता देता हूँ आपको मैं, जिसको आपको सिर्फ याद ही रखना है।
जॉन रॉल्स ने एक सिद्धांत दिया था अज्ञानता का पर्दा। बस इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इतना आपका ये आपके सिलेबस में पूरा डिटेल नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आता है। अज्ञानता के पर्दे की बात किसने की थी, या न्याय के अंदर अज्ञानता के पर्दे का जो सिद्धांत दिया था वो देने वाले कौन थे? ऐसे तो इसने क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी दिया था, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है नहीं। क्या तो आपको तो सिर्फ ये ध्यान रखना, अज्ञानता के पर्दे का जो सिद्धांत देने वाले थे वो कौन थे? जॉन रॉल्स थे। ठीक है, अज्ञानता के पर्दे को जो पर्दा था, ये सिद्धांत किसने दिया था? जॉन रॉल्स ने दिया था। अब आते हैं हम भारतीय विचारकों की ओर। जो भारतीय विचारक थे वो क्या थे भाई? भारतीय विचारक, देखो हम ये पढ़ चुके हैं, जब हमारा लेसन शुरू हुआ था हमने एक बात ही कही थी कि भारत के जो न्याय की बात हुई थी भारतीय विचारकों में, उन्होंने धर्म को मुख्य लेके चले थे। धर्म को, या धर्म को मुख्य तत्व माना था न्याय का, पढ़ा था ना भी धर्म को। अब भारतीय विचारकों ने धर्म को, जो धर्म में नैतिक जो सिद्धांत होते हैं, धर्म ये नहीं कह रहा मैं जो आपका जैसे आप हिंदू मुस्लिम या सिख ईसाई की, वो धर्म नहीं है। नैतिक सिद्धांतों की बात हो रही है यहाँ पर, नैतिकता की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में जो भारतीय जो न्याय से संबंधित विचार थे वो प्लेटो के अधिक नजदीक थे, क्योंकि भारतीय ये कहते थे प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कार्य ईमानदारी से करना चाहिए। आपको याद पता हो तो हम ये सुनते हैं, गीता है ना, गीता के अंदर भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं सब धर्म की पालना की पालना। बस यही भारतीय विचारक कहते हैं न्याय है। सब धर्म की, खुद के धर्म की पालना क्या है? न्याय। आपका क्या धर्म है? आपका क्या कर्तव्य है? आपका कर्तव्य पढ़ना है। ऐसा नहीं है भी कई बार क्या होते हैं, जो छात्र होते हैं वो पढ़ाई कम करते हैं और भगवान के पूजा पाठ, भगवान के नाक में पूरा अगरबत्ती का धुआं दे ही रखते हैं। तो इससे कोई पास होने वाले थोड़ी होते हैं, इससे कोई थोड़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छे मार्क्स तो आपका जब आप कर्तव्य की पालना छोड़ रहे हो और किसी और की तरफ भाग रहे हो, तो ऐसी स्थिति में तो भगवान ही आपका साथ नहीं देगा। भगवान आपका साथ तब देगा जब आप साथ साथ में अपने सब धर्म, जो आपको धर्म सौंपा गया है, अपने जो आपको कर्तव्य सौंपा गया है उसकी पालना करो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना विकास कर सकते हो। अब मेरा धर्म सौंपा गया है भी, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरा सब धर्म है, तो मैं आपको, यानी अगर मैं अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से कर रहा हूँ इसका मतलब न्याय है। तो ये भगवान कृष्ण ने कहा था भी सब धर्म का पालन करना ही न्याय है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या हो रही है? कर्तव्य की बात हो रही है। जो आपका कर्तव्य आपको सौंपा गया जिस लेवल पर, बस उस कर्तव्य की पालना करो। आप न्याय से लो, आपको भगवान मिलेगा, आपको ज़्यादा कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। यानी खुद का जो कर्तव्य, आपको जिस स्थिति के अंदर हो, आप जैसे पारिवारिक स्थिति हो तो अपने परिवार को चलाने के अंदर जो आपको कर्तव्य सौंपा गया है उसको परिवार को चलाओ, उसका भरण पोषण करो। ऐसे थोड़ा है परिवार को छोड़कर आप संत महात्मा बन जाओ, संन्यास ले लो, वो बात थोड़ी है। पीछे वाले भूखे मरेंगे बेचारे फिर। तो परिवार की पालना करो, वो आपका कर्तव्य है। बस वो आप कर्तव्य अपना पूरा करो, तो इसका मतलब आप यानी एक तरह का एक सब धर्म की पालना कर रहे हो, आप धर्म की पालना कर रहे हो। ये बात हमारे भारतीय जो ग्रंथ थे, जो संत महात्मा थे, उन्होंने कही थी ये बात। यानी ये धर्म को, सब धर्म को मुख्य मानकर चलते थे। अब भारतीय विचारकों की अगर बात करें तो हम बात करेंगे मनु की, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, यानी कुछ भारतीय विचारक थे जिन्होंने न्याय से संबंधित अपनी बात मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर और सोमदेव, भारद्वाज भी है, विदुर और सोमदेव, यानी ये भारतीय विचारक जिन्होंने न्याय के बारे में अपनी बातें कही थी। जैसे पाश्चात्य में पढ़ा था ना मनु को, आपने जो प्लेटो और अरिस्टो पढ़ा था, मध्यकालीन में ऑस्टाइन, एक्विनास पढ़ा था। इसी प्रकार भारतीय विचारकों के अंदर आप पढ़ोगे, वैसे आपके इनके विचार है नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है सर्वधर्म यानी प्लेटो के ज़्यादा नज़दीक है, यानी कर्तव्य पालना की बात करते हैं। अभी जो जैसा आपका सर्वधर्म है, जैसा आपका कर्तव्य है, जो आपको सौंपा गया जिस स्थिति में, उस कर्तव्य की पालना करना ही न्याय है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कौन कौन व्यक्ति हैं भारतीय विचारक में। आप पढ़ोगे मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, भारद्वाज, विदुर, शुक्र है, सोमदेव है, ये वो भारतीय विचारक है जिन्होंने न्याय को परिभाषित है। ठीक है, आगे हमारा जो टॉपिक आता है
न्याय के विविध रूप। फिर न्याय के विविध रूप पढ़ेंगे, क्योंकि न्याय कितने प्रकार के होते हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। न्याय के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे राजनीतिक न्याय है, चाहे वो सामाजिक न्याय है, चाहे वो नैतिक न्याय है। ठीक है, इस बार हम क्या करेंगे, टोटल न्याय के प्रकार करेंगे। ये जो हम न्याय के जो हम विविध रूप पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि क्या राजनीतिक न्याय होता है, क्या सामाजिक न्याय होता है, नैतिक न्याय क्या होता है। ठीक है, हर प्रकार का न्याय होता है। आप राजनीति के अंदर जो आपको समानता दी गई है, देखो हमें वोट देने का अधिकार है ना, बेशक मताधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये राजनीतिक न्याय है, कोई भेदभाव नहीं है। सामाजिक न्याय, समाज में रहने का अधिकार है, कोई समाज में भेदभाव नहीं है। आप समाज में रह सकते हो, अपना स्टेटस तैयार कर सकते हो, आप अपना जीविकोपार्जन कर सकते हो। आर्थिक न्याय वही कि आप किसी प्रकार का व्यवसाय कर सकते हो अपने जीवन के लिए, किसी प्रकार का कोई अवसर की समानता है, कोई भेदभाव नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि समानता की बात रखनी है, बस वो न्याय है। अगर जहाँ पर भेदभाव हो रहा है मतलब अन्याय हो रहा है, चाहे वो राजनीतिक में, चाहे वो समाज में, चाहे वो आर्थिक। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।